प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मराठी की एक कविता है, पंखाना क्षितिज नसते, अर्थात पंखों के पास आकाश नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ ऊंची उड़ान का निमंत्रण होता है। चुनौती होती है कि पंख कितना ऊंचा जा सकता है। यही चुनौती आज हमारे सामने है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दशकों बाद जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के सपने को पूरा करने के लिए नए क्षितिज का निर्माण प्रारंभ किया है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र निर्माण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की चुनौती है। सभी नागरिकों का आह्वान है कि शांति और सद्भावना के संदेश के साथ हमें नई ऊंचाई छूनी है। 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर आएंगे और हर गांव तक सुराज पहुंचाने के भारत सरकार के संकल्प को आप सभी के साथ साझा करेंगे। मुझे उम्मीद है इस ऐतिहासिक अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी 4290 पंचायतों के जनप्रतिनिधि तथा प्रत्येक नागरिक विकास और शांति के रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। मैं जम्मू कश्मीर की लोक चेतना की आंतरिक शक्ति तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं, हमारे सामने सकारात्मक उन्नति का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है। हमें राष्ट्र सर्वोपरि के सच्चे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। पिछले महीने के कार्यक्रम में मैंने सीनियर सिटीजन्स की संपूर्ण देखभाल की प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई थी। 31 मार्च को जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में जेरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर की सुविधा तथा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार उम्रदराज व्यक्तियों के लिए समर्पित कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग को पेंशन तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। उनके लिए सेवा मात्र दया नहीं बल्कि एक धर्म है। उधमपुर के 98 वर्षीय वैद्य आरसी नागर साहब एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित कर दिया और जीवन के इस पड़ाव पर भी वह अपने हमउम्र लोगों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा, योगा और फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं। नागर साहब ने सीनियर सिटीजन होम तथा अनाथ बच्चों के लिए एक बालाश्रम की भी स्थापना की है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही। अनाथ बच्चों को 18वें साल तक मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जा रही है ताकि वो भविष्य में स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी बन सकें। नागर साहब ने संवेदनशीलता और करुणा का आदर्श जम्मू कश्मीर के सामने रखा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका अभिनंदन करके स्वयं को कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। अनंतनाग की सादाफ यूसुफ IT ग्रेजुएट हैं, लेकिन अपना जीवन उन्होंने आवाम की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अनेक ऐसे प्रयास किए हैं जिससे गरीब घर की बच्चियों को, वंचित वर्ग की महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। कोविड महामारी के दौरान सादाफ ने साइको सोशल काउंसलिंग की ट्रेनिंग ली थी और टेली काउंसलिंग के जरिए आवाम की महिलाओं, बुजुर्गों तथा स्टूडेंट्स की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो अनंतनाग के दूर दराज इलाकों में हेल्थ तथा हाइजीन पर अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही हैं। सेवा शक्ति देता है और यही सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है। सादाफ ने अपने कार्यों से जम्मू कश्मीर में सेवा भावना की एक नई मिसाल कायम की है और पूरी समग्रता से लोगों की भलाई के लिए प्रयत्न कर रही है। सादाफ जैसी बेटियों ने जम्मू कश्मीर में सेवा की अनुकरणीय मिसाल प्रस्तुत की है और मानवीय कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। रजौरी के बालअर्गी गांव की रहने वाली सुनीता देवी ने अपने जीवन में अनेकों चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उन्हें लोगों के घर में डोमेस्टिक हेल्प का भी काम करना पड़ा, लेकिन जीवन के इस संघर्ष से जूझते हुए सुनीता देवी ने उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। अब उनका बिजनेस स्थायी हो गया है
तथा सुनीता देवी ने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया है। उनका फोकस ऐसे बच्चे हैं जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए बस तथा ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों की व्यवस्था भी की है। सुनीता देवी की सेवा भावना हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भावनात्मक एकता को मजबूत करती है। रियासी जिले के सपानू गांव की महक शर्मा जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ वर्ष पहले महक ने 2 गाय खरीदकर डेयरी का काम शुरू किया था। आज उनके पास 7 गायें और उन्हें आत्मनिर्भर होता हुआ देखकर सपानू तथा आसपास के अन्य गांवों की महिलाएं भी डेयरी उद्योग से जुड़ने में रुचि दिखा रही हैं। ये मेरे लिए अति प्रसन्नता की बात है कि महिला सशक्तिकरण, महिला जागृति का पूरे जम्मू कश्मीर में विस्तार हो रहा है। हमारे देश की पुरातन संस्कृति के मूल चिंतन में नारी समानता तथा नारी सम्मान की चर्चा है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि हमारी संस्कृति में धन, ज्ञान और बल तीनों की देवता स्त्रियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति। इसलिए उनकी क्षमता और सामर्थ्य को सामाजिक विकास में उचित स्थान मिले, यही कोशिश अनवरत होनी चाहिए। महक की लगन और साहस को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है महिलाओं के सशक्तिकरण से हम जम्मू कश्मीर में सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में तेज गति से आवश्यक परिवर्तन करने में अवश्य कामयाब होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जिन व्यक्तित्वों का जिक्र मैंने किया, उन्होंने मानवता को बहुत कुछ दिया है। चेंज मेकर की भूमिका निभाते हुए उन्होंने शांति, मित्रता और सामाजिक सहयोग का संदेश दिया है। ऐसे व्यक्तित्व बिना थके लगातार चलने वाले राही हैं, जिनसे पूरे समाज को आत्मबल मिलता है। निस्वार्थ सेवा भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारे समाज में बुराइयों को खत्म किया जा सकता है और इसके लिए हर एक व्यक्ति को वैद्य नागर साहब तथा सुनीता देवी की तरह अपना अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जम्मू कश्मीर देश के धनी राज्यों के समकक्ष है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोग एकजुट होकर कड़े परिश्रम से इसके पुनर्निर्माण के कार्य में जुट जाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधतः। जागो, उठो और जब तक उद्देश्य पूरा न हो जाए तब तक रुको नहीं। हमारा लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लिए कैसे उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक सौहार्दपूर्ण एवं विकसित वातावरण में गरिमापूर्ण, रचनात्मक, समृद्ध और प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सके। सांभा से सौरव शर्मा ने युवाओं में नशे के खिलाफ एकीकृत योजना के तहत काम करने के बारे में एक पत्र भेजा है। सौरभ ने लिखा है कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में विभिन्न डिपार्टमेंट मिलकर एक प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी हो और युवाओं के सहयोग से ही कैंपस को ड्रग फ्री करने के अलावा समाज के अन्य अंगों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा सके। सौरभ ने अपने पत्र में केरल के क्लीन कैंपस, सेफ कैंपस का उदाहरण देते हुए लिखा है, वहां देश का ऐसा पहला अभियान एजुकेशन तथा होम डिपार्टमेंट के सहयोग से चलाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। सौरभ लिखते हैं कि युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा उन्हें इस अभियान का अभिन्न अंग बनाने के लिए निम्हैंस जैसी संस्थानों से वर्चुअल ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जा सकती है। सौरभ, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर प्रशासन के विभिन्न अंग ड्रग अब्यूज के खिलाफ अभियान चला रहा है। मैं मानता हूं युवा वर्ग में ड्रग्स की लत न सिर्फ हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रही है, बल्कि युवा ऊर्जा को नकारात्मक कामों के लिए प्रेरित कर रही है। इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के महत्वपूर्ण काम में सभी का सहयोग आवश्यक है और इसके लिए अच्छे तालमेल वाले सभी तरीकों की पहचान तथा दृष्टिकोण भी जरूरी है। अभी पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने निर्देश दिया था कि सभी विभागों के साथ तालमेल बना करके एक अभियान शुरू करें जिसमें लोगों की भी भागीदारी हो। आपका सुझाव उत्तम है। मैं होम, एजुकेशन, हेल्थ सभी डिपार्टमेंट को इस पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। विजयपुर सांबा से पंकज अत्री ने युवाओं के लिए एक ऐसा सेंटर शुरू करने का सुझाव भेजा है जो उनके लिए मनोरंजन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने, संस्कृति को जानने समझने तथा परीक्षाओं की तैयारी का केंद्र बन सके। पंकज ने लिखा है, इस तरह के सिविक स्पेस
को जन भागीदारी की भावना से निर्मित करके युवा वर्ग की तरक्की के लिए समर्पित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने हर जिले में कृषि तथा हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से स्टूडेंट फार्म शुरू करने का भी सुझाव भेजा है, जिससे स्वरोजगार में रुचि रखने वाले छात्रों को सप्ताह में एक दिन तकनीकी जानकारी मुहैया कराई जा सके। पंकज, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा एक ऐसी अवस्था है जिसे जीवन का वसंत तथा खोज और सपनों का समय भी कह सकते हैं, और मैं मानता हूं कि उनके सपने, उनकी खोज न केवल अपने लिए होती है, बल्कि उसमें राष्ट्र और पूरी मानवता के अच्छे भविष्य का सपना होता है। जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए जिन सहूलियतों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि रोजगार यूथ के लिए मात्र आजीविका का साधन नहीं है, यह उनके आत्मविकास की यात्रा की शुरुआत है। यह उम्र का वह दौर होता है जब आकांक्षाएं जन्मती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए युवा वर्ग संघर्ष करना भी सीखते हैं। इसलिए खास ख्याल रखा जा रहा है कि रोजगार के अलावा यूथ एम्पावरमेंट की पूरी प्रक्रिया को सामाजिक चेतना को तीव्र करने का माध्यम बनाया जाए। अपने छात्र जीवन से ही मैंने महसूस किया है कि यदि समाज का कोई वर्ग, देश की कोई आबादी परिवर्तन के लिए सबसे अधीर उत्सुक है तो वो युवा है। इसलिए जम्मू कश्मीर का कार्यभार ग्रहण करने के 1 महीने के भीतर हमने मिशन यूथ की शुरुआत की और युवाओं के लिए अनेक स्वरोजगार एम्पावरमेंट के नए प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। उन्हीं दिनों सभी जिलों में सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एम्पावरमेंट CDAT की कार्य योजना बनाई गई थी। हमने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में हम ऐसे सेंटर्स को ब्लॉक स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं। इन सेंटर्स पर स्पोर्ट्स के साथ परीक्षा की तैयारी और फिजिकल ट्रेनिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। हमारी कोशिश है कि सभी सेंटर्स के पास प्लेग्राउंड की सुविधा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी किताबें और मेंटर की व्यवस्था भी मौजूद हो। इसी प्रकार सभी 4290 पंचायतों में यूथ क्लब की स्थापना की गई है, जिसके मेंबर्स युवाओं को इन सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जहां भी गैप है उसे भी फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज का स्टूडेंट फार्म का सुझाव अति उत्तम है और मैं एजुकेशन तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान इस सब्जेक्ट को भी शामिल करने का निर्देश अवश्य दूंगा। सोपैया से आसिफ ने लीफ माइनर के बारे में पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि तहसील जैनपुरा में बागवानी से जुड़े किसानों को तुरंत प्रशासन से सहायता की उम्मीद है, क्योंकि लीफ माइनर कीट न सिर्फ उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आसपास के इलाकों में विषाणु भी फैला रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट प्राथमिकता के आधार पर इस इलाके में एक कैंप आयोजित करके किसानों को जरूरी इंटरवेंशन के बारे में जानकारी मुहैया कराए और कम नुकसान वाले पेस्टिसाइड के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। लॉन्ग टर्म प्लान के लिए उन्होंने नीम ऑयल के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के बारे में लिखा है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इस अभियान के लिए सहयोग का अनुरोध किया है। आसिफ, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तथा इस कास्ट के कृषि वैज्ञानिकों से इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत राहत पहुंचाने का अवश्य निर्देश दूंगा। लीफ माइनर अनेक चरणों में बागवानी उत्पादों को नुकसान पहुंचा रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर एकीकृत तरीके से काम करें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा कृषि वैज्ञानिक मिलकर यूनियन टेरिटरी में प्राकृतिक तथा ऑर्गेनिक खेती के विस्तार में जुटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कीटनाशकों के कम से कम इस्तेमाल के लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल होंगे। रामनगर से विकास शर्मा ने हाईवे पर टॉयलेट सुविधा प्रदान करने के संबंध में सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह की सुविधा जुटाने के अभियान में प्रशासन तथा प्राइवेट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे सभी लोकल ढाबा तथा रेस्टोरेंट जिनको जिला प्रशासन की तरफ से कारोबार के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, उन्हें अपने कारोबार की जगह पर पुरुषों तथा महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनाना अनिवार्य कर देना चाहिए। विकास शर्मा ने लिखा है कि स्वच्छता अभियान में इस तरह का प्रयोग मील का पत्थर साबित होगा और ट्रेवलर्स के लिए अतिरिक्त सुविधा का निर्माण भी किया जा सकेगा। विकास, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के सभी हाईवे पर जगह जगह शौचालय तथा विश्राम करने की जगह के बारे में एक कार्य योजना तैयार की गई है। इन स्थानों को एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स की तरह विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है। मुझे प्रसन्नता है
कि इस वर्ष के बजट में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाईवे विश्राम स्थल तथा शौचालय बनाने के लिए विशेष राशि का आवंटन किया है। ऐसे सभी विश्राम स्थलों पर प्रवासियों के लिए दैनिक क्रिया से लेकर आराम करने का प्रबंध किया जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। कुलगाम से एहसान खालिक ने स्पेशल वीमेन सेल के बारे में एक पत्र भेजा है। एहसान ने लिखा है कि यूटी के 10 जिलों में स्पेशल वीमेन सेल चल रहा है, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मिले जुले प्रयासों से चलाया जा रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने और समाज में नारी शक्ति की महत्ता को पुनर्स्थापित करने में यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एहसान का सुझाव है कि इस कार्यक्रम को मात्र 10 जिलों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और यूनियन टेरिटरी के सभी 20 जिलों में पुलिस इकोसिस्टम के दायरे में इसकी स्थापना होनी चाहिए। एहसान ने आगे लिखा है कि महिलाओं की सुरक्षा, साइको सोशल लीगल सपोर्ट के अलावा उनके भविष्य के लिए कम्युनिटी के अंदर ही एक सपोर्ट सिस्टम बनाने में भी ये स्पेशल सेल मदद कर सकता है। उनका कहना है कि इस पूरे सपोर्ट सिस्टम को वोकेशनल ट्रेनिंग तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की राह भी आसान की जा सकेगी। एहसान, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण परियोजना के प्रथम चरण में 10 जिलों का चयन यूनियन टेरिटरी के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हो रहे केसेस के आधार पर किया गया था। इसमें से 7 जिले श्रीनगर, बडगांव, कुलगांव, अनंतनाग, गंदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा कश्मीर डिवीजन के तथा 3 जिले जम्मू, उधमपुर तथा राजौरी हैं। सभी स्पेशल सेल में प्रशिक्षित सोशल वर्कर्स की नियुक्ति की गई है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक हस्तक्षेप, लीगल सपोर्ट तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। महिलाओं के इस स्पेशल सेल के माध्यम से हम एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं जो महिलाओं की आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानते हुए उनमें आत्मविश्वास तथा समाज में उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित करे। हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि महिला तथा पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तैत्तरीय उपनिषद में माता को पहला स्थान दिया गया है, जो हमारे देश की समृद्ध परंपरा और समाज में महिलाओं के सर्वोपरि स्थान के बारे में इंगित करता है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं का त्याग, उनकी कर्तव्य परायणता सदियों से पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज इस सच्चाई से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कृषि प्रधान यूनियन टेरिटरी में उन्होंने परंपरागत कृषि, डेयरी तथा हार्टिकल्चर सेक्टर की प्रगति में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उनकी क्षमता को सिद्ध किया है और अपने अस्तित्व को एक नई पहचान दी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी नागरिकों का आह्वान करता हूँ, हमें ऐसे तत्वों और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में एकजुट होकर प्रयास करना है जो नारी शक्ति के प्रति हिंसा तथा उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नारी क्षमता का समुचित उपयोग करके तथा नारी शक्ति को सामाजिक उत्थान का आधार बनाकर ही एक प्रगतिशील तथा संतुलित राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। एहसान के पहले सुझाव सभी 20 जिलों में इसकी स्थापना के लिए मैं होम तथा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को विचार करने तथा उचित निर्णय लेने का सलाह दूंगा। ऐसे सभी स्पेशल सेल को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ने का सुझाव उत्तम है। जम्मू कश्मीर के 54,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर लगभग 5 लाख महिलाएं आज सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। मैं मानता हूं कि सेल्फ ग्रुप तथा हौसला तेजस्विनी जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है और उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अवश्य निर्देश दूंगा कि वर्तमान में 10 जिलों में चल रहे स्पेशल सेल के साथ मिलकर काम करें और ऐसी महिलाएं जिन्हें सहारे की जरूरत है उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने में अवश्य मदद करें। प्यारे भाइयों और बहनों, महिला सशक्तिकरण के अभियान को जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक व्यापक बनाना है, उसे हर गांव तक पहुंचाना है। इस काम को केवल प्रशासन के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है। यह एक ऐसा सामाजिक कर्तव्य है जिसे सभी को मिलाकर करना होगा, तभी हम इस अभियान में सफल हो सकेंगे। दीप से दीप जलता है और इसलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। जिस दिन हर एक नागरिक इस भावना से महिला अधिकारों, नारी शक्ति के प्रति जागृत होकर कार्य करेगा, उस दिन से जम्मू कश्मीर के उन्नति के रास्ते और भी आसान हो जाएंगे। एक प्राचीन लोक कथा है, उस वक्त मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी
लेकिन पृथ्वी पर बहुत से इलाके ऐसे थे जहां तक इसकी खबर नहीं पहुंची थी। उन इलाकों में रात को जब लोग सोने जाते थे, उसके पहले एक नियम बनाया था कि हर आदमी कोशिश करेगा कि एक टोकरी लेकर अंधेरे को उसमें भरने का प्रयास करेगा और उसे उठाकर गुफा के बाहर फेंक आया करेगा। उनका मानना था कि अगर अंधकार को टोकरियों से भरकर गड्ढे में डाल दिया जाए तो धीरे धीरे अंधकार क्षीण होता जाएगा और फिर उसका अंत हो जाएगा। इस प्रकार रोज रात को अंधकार को टोकरियों में भरकर बाहर फेंकने की प्रथा चल पड़ी थी। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी एक टोकरी अंधेरा सोने से पहले अवश्य फेंकना है। कुछ सालों बाद एक बुजुर्ग दूर कहीं से यात्रा करते हुए आया। शाम ढलने के बाद उस इलाके में रुक गया। जब सोने से पहले लोग अपनी टोकरी लेकर अंधेरा बाहर फेंकने के लिए निकले, तब उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये क्या हो रहा है? लोगों ने जवाब दिया कि अंधेरा बाहर फेंक कर आना हमारी प्रथा है और सोने से पहले सभी लोग इस कार्य को करते हैं। तब बूढ़े व्यक्ति ने घास, फूस और कुछ लकड़ियां मंगाई और अपनी जेब से 2 पत्थर निकाले। उन दोनों पत्थरों को उसने सूखी घास के बीच टकराया। आग पैदा हो गई। अब उस गुफा से अंधेरा अपने आप दूर हो गया। लोग हाथ में टोकरी लेकर और विश्वास की भावना से उस बुजुर्ग की तरफ देख रहे थे। एक एक जलती हुई लकड़ी पड़ोस की गुफाओं में पहुंचाई गई और देखते देखते पूरा इलाका अलौकिक प्रकाश में परिणित हो गया। इसलिए हम सभी को व्यक्तिगत रूप से दीप जलाकर समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयत्न करना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर की समृद्धि का लाभ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से प्रत्येक नागरिक को मिल सके। सही मायने में अवसर और सफलता तभी मानी जाएगी जब जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिक भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न, सामाजिक शांति और सांस्कृतिक समृद्धि से परिपूर्ण जीवन बिताएंगे। श्रीनगर से मेहरीन अल्ताफ ने ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के प्रमोशन के लिए कुछ सुझाव भेजे हैं। मेहरीन ने लिखा है कि सभी सरकारी स्कूलों की स्टूडेंट ड्रेस का ऑर्डर प्रशासन द्वारा संचालित मिल्स को दे दिया जाना चाहिए, जिसका लाभ संबंधित ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को मिल सके। आगे उन्होंने लिखा है कि केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा इस सेक्टर के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें अत्यधिक पेपर वर्क की जरूरत है। या तो कन्वर्जेंस या सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और लाभार्थी को सिर्फ एक ही बार सभी पेपर वर्क की औपचारिकता पूरी करनी होगी। मेहरीन ने आगे लिखा है कि जम्मू कश्मीर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी क्लस्टर्स बनाकर इस सेक्टर को जम्मू कश्मीर में नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद कर सकता है। मेहरीन, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सही है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अपनी अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत है और ये अनोखापन राष्ट्र के मुकुटमणि में कई तरह से प्रकट होती है, जिसमें से ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स भी हैं। संसार में कई ऐसे प्रोफेशन हैं जो समय समय पर बदलते हैं और उसी के मुताबिक स्किल सेट भी बदलते रहते हैं, लेकिन ग्रामीण उद्योगों का स्वरूप ऐसा है जिसमें हमें समय की निरंतरता नजर आती है और अखंड सदियों से चले आ रहे रचनात्मक कलाओं का भंडार भी दिखाई पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन तथा समावेशी विकास के विजन के मुताबिक इस सेक्टर में रोजगार और लोगों की आमदनी में वृद्धि के लिए पिछले 1.5 वर्ष में अनेक कदम उठाए गए। पिछले वर्ष ही कारखानदार स्कीम भी शुरू की गई थी, जिससे हस्तशिल्प से जुड़े ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तथा रूरल लाइवलीहुड मिशन के जरिए भी विभिन्न ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को प्रमोट किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा 3254 प्रोजेक्ट को मदद दी गई है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 26,281 लोगों को रोजगार मिला है। उसी प्रकार खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने 8500 अलग अलग प्रोजेक्ट पर 1 वर्ष में काम किया था और 190 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराकर 46,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया गया है। इसके अलावा जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन के इंडस्ट्रीज निदेशालय ने 6,299 प्रोजेक्ट्स को 131 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है और छोटे कारोबार से जुड़े तकरीबन 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ भी मिला है। अगर मोटे तौर पर देखें तो मात्र एक योजना के अंतर्गत 386 करोड़ रुपए का लाभ देकर 88,170 लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया है। पिछले वर्ष 28 दिसंबर को मैंने खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की रिव्यू मीटिंग में स्फूर्ति के अंतर्गत
ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के क्लस्टर्स बनाने का निर्देश दिया था, जिस पर तेज ढंग से काम चल रहा है। जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन को मिलाकर 8 क्लस्टर्स अभी तक तैयार किए गए हैं। सभी स्कीम्स में सिंगल विंडो क्लियरेंस शुरू करने का मेहरीन का सुझाव उत्तम है और मैं संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश अवश्य दूंगा। साथ ही स्कूल डिपार्टमेंट को निर्देश दिया जाएगा कि स्कूल यूनिफॉर्म से संबंधित सुझाव का रिव्यू करें और उचित कार्रवाई करें। सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि हस्तशिल्प से जुड़े ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की तरफ से अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि मार्च महीने में यूरोप के लिए जीआई प्रमाणित हाथ से निर्मित रेशमी कालीनों की पहली खेप का निर्यात हुआ है। फरवरी से जम्मू कश्मीर के कालीनों के लिए QR कोड तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। हाथ से बुने कालीनों के प्रमाणीकरण के लिए दुनिया में अपनी तरह का यह पहला तंत्र विकसित किया गया है। इसमें कस्टमर को किसी भी तरह के नकली माल के धोखे की गुंजाइश नहीं होगी। बादीपुरा में 10 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट विलेज की DPR बनाकर केंद्र को भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इस पर काम शुरू करेगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ 52,674 हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उद्यमी रजिस्टर्ड हैं। सैकड़ों ऐसे लोग भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 12,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का और वर्तमान में चल रहे उद्योगों के बिजनेस स्केल को नई ऊंचाई देने की भी कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें प्रशिक्षण के साथ साथ मार्केट लिंकेज की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इन सभी प्रयासों से ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में एक नई क्रांति का जन्म होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की अवधारणा सीधे सीधे गांवों के रोजगार से जुड़ी हुई है। आज हमारी कोशिश है कि ग्रामीण वासियों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं और ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में लोगों को जन भागीदारी की भावना से रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सके। आज जो भी योजनाएं चल रही हैं वो भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने के साथ हर एक नागरिक को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देती है। मैं मानता हूं कि अथाह क्षमता व्यक्ति में अंतर्निहित है और रचनात्मक कार्य ही उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम है। रचनात्मक कार्य तभी सफल कहे जा सकते हैं जब वे सिर्फ अपने लिए आजीविका का साधन न बनकर समाज के अन्य लोगों की मदद के लिए भी तत्पर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।